Hello students, I Abhay Kumar going to discuss part 3 of chapter 12 thermodynamics of class 11. In this video, I am going to discuss the topics a specific heat capacity, a specific heat capacity of water, a specific heat capacity of gases, followed by Mayer's relation, Mayer's formula, that is difference between to a specific heat of gases, Cp minus Cv is equal to R, a very important formula in thermodynamics. First of all, a specific heat capacity. इस वीडियो में जो कि क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 12 का थर्ड पार्ट है, इसमें सबसे पहले मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विशिष्ट ऊष्माधारिता हिंदी में को डिस्कस करने जा रहा हूँ। लेकिन विशिष्ट ऊष्माधारिता को डिफाइन करने के पहले हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता को डिफाइन करना होगा। बिफोर डिस्कसिंग अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, define heat capacity first. Heat capacity of a substance is the ratio of amount of heat supplied to a substance, a fixed amount of a substance, to rise its temperature through 1 degree C और 1 Kelvin. ऊष्माधारिता को हम डिफाइन कर सकते हैं। ऊष्माधारिता को डिफाइन किया जा सकता है कि किसी डिफिनिट अमाउंट के सब्सटेंस, किसी निश्चित द्रव्यमान के पदार्थ का टेम्परेचर, ताप को 1 डिग्री सी या 1 केल्विन से इंक्रीज करने के लिए जितना हीट की ज़रूरत होगी, उसे उस सब्सटेंस का हीट कैपेसिटी कहा जाता है। द सिंबल ऑफ हीट कैपेसिटी इज कैपिटल एस. सो हीट कैपेसिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल हीट कैपेसिटी, बिफोर डिफाइनिंग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी हिंदी में इसे ऊष्माधारिता कहा जाता है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ a definite amount of a substance through 1 degree C or 1 Kelvin is called heat capacity of that substance. किसी पदार्थ का ताप, किसी पदार्थ के निश्चित द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री से या 1 K से 1 केल्विन से इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए ऊष्मा की जितनी ज़रूरत होती है, ऊष्मा की जितनी आवश्यकता होती है, उस अमाउंट ऑफ हीट को, उस सब्सटेंस का, उस पदार्थ का हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता कहा जाता है। So the symbol of heat capacity is capital S. So heat capacity of a substance, और इसको मैथमेटिकली हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट। अगर हम डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट किसी सब्सटेंस को सप्लाई करते हैं बाहर से, और उसका टेम्परेचर डेल्टा टी से इंक्रीज कर जाता है, किसी सब्सटेंस के डेफिनेट अमाउंट को अगर डेल्टा क्यू हीट सप्लाई करने पर उसका टेम्परेचर डेल्टा टी से इंक्रीज कर जाता है, तो डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट और अमाउंट ऑफ हीट तथा इंक्रीज इन टेम्परेचर का रेशियो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से मेजर किया जाता है। सो हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, सिंबल ऑफ हीट कैपेसिटी कैपिटल एस। इसका सिंबल कैपिटल एस होता है हीट कैपेसिटी का। अमाउंट ऑफ हीट बाई राइज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये हो गया अमाउंट ऑफ हीट अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड अपॉन राइज और इंक्रीज इन टेम्परेचर, rise in temperature of
that substance, that is S equals to delta Q or Q amount of heat upon delta T. This is heat capacity. अब heat capacity of a substance may depend on mass of the substance and also on increase in temperature. हीट कैपेसिटी ऊष्माधारिता किसी पदार्थ की वह दो चीज़ों पर निर्भर कर सकती है, उस सब्सटेंस के अमाउंट पर, उस सब्सटेंस के द्रव्यमान पर तथा इंक्रीज इन टेम्परेचर पर। कितना टेम्परेचर से उस सब्सटेंस का कितना टेम्परेचर उस सब्सटेंस का हीट देने से इंक्रीज कर गया, इस पर भी डिपेंड करेगा हीट कैपेसिटी किसी सब्सटेंस का। ऐसा इसलिए कि अगर डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, बहुत सारे पदार्थ हैं अलग अलग, और उनको अगर सेम अमाउंट ऑफ हीट दिया जाए, माने उस सब्सटेंस का अगर डिफरेंट सब्सटेंसेस लिया जाता है, सपोज किया जाए डिफरेंट सब्सटेंसेस है, डिफरेंट मटेरियल्स है, और सभी का टेम्परेचर अगर हम 1 डिग्री सी या 1 केल्विन से इंक्रीज करते हैं, अगर सभी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1/1 करके 1 डिग्री सी या 1 के से इंक्रीज किया जाए, तो यह देखा जाता है, यह ऑब्जर्व किया जाता है कि सभी सब्सटेंस के लिए, अलग अलग सब्सटेंस के लिए अमाउंट ऑफ हीट अलग अलग होगा। हालांकि उनका टेम्परेचर, सभी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सी या 1 केल्विन से इंक्रीज किया जाता है, लेकिन अमाउंट ऑफ हीट सभी सब्सटेंस के लिए, सभी मटेरियल्स के लिए, सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है। देयरफॉर heat capacity of a substance depends on amount of the substance as well as increase in temperature of the substance. अब हमें एक कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, एक नियत प्रॉपर्टी चाहिए, कांस्टेंट प्रॉपर्टी चाहिए, एक नियत गुण चाहिए सब्सटेंस का, सभी सब्सटेंसों के लिए एक नियत फिक्स प्रॉपर्टी चाहिए, डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए एक कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक चाहिए। हम एक कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करना चाहते हैं जो कि सब्सटेंसेस के अमाउंट पर, मतलब मास पर डिपेंड नहीं करता है। वो कैरेक्टरिस्टिक, वह कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, वह कांस्टेंट प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा केवल नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस, नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर, बट नॉट ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। वह उस सब्सटेंस का या डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं उसके अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि उन सभी सब्सटेंसों के नेचर पर डिपेंड करेगा, किस मटेरियल का है उस पर डिपेंड करेगा, कॉपर है कि एल्युमिनियम है, वाटर है, मतलब इस पर डिपेंड करेगा, और इंक्रीज इन टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। उनके मास पर डिपेंड, उन सब्सटेंसेस के मास पर डिपेंड, उन पदार्थों के या उन दो सब्सटेंसेस के मास पर डिपेंड नहीं करेगा, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगा। And that constant characteristic or constant property of a substance is called a specific heat capacity. So a specific heat capacity can be defined as the amount of heat required to increase the temperature of a substance through 1 degree C or 1 Kelvin, that is heat capacity per unit mass. Heat capacity, that is S per unit mass divided by unit mass of a substance, is called a specific heat capacity of that substance. SI unit of heat capacity is joule per Kelvin, and CGS unit of a specific heat capacity is calorie per degree centigrade. Calorie per degree centigrade is the CGS unit of heat capacity, and SI unit of heat capacity is joule per Kelvin. Now a specific heat capacity is defined as, जैसा मैंने बतलाया, a specific heat per unit mass. एक कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सब्सटेंस का, कांस्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करता है, किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट ऑफ मास पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि डिपेंड करता है उस सब्सटेंस के मटेरियल पर, किस मटेरियल का वह सब्सटेंस है, कॉपर है, सिल्वर है, वाटर है,
एल्युमिनियम है, किससे बना हुआ है, कौन सा मटेरियल है, उस पर डिपेंड करेगा, उसके अमाउंट पर, मास पर डिपेंड नहीं करता है। तथा उस सब्सटेंस के टेम्परेचर राइज पर, टेम्परेचर इंक्रीज पर, चेंज इन टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, और मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करेगा, कौन सा मटेरियल है उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेकिन हीट कैपेसिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता है। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी of a substance is defined as heat capacity per unit mass, that is amount of heat required to increase the temperature of unit mass of a substance, 1 kg mass of a substance or 1 gram of a substance through 1 Kelvin to increase its temperature 1 Kelvin or 1 degree C. So a specific heat capacity of a substance is defined as the heat capacity per unit mass. The heat capacity per unit mass of that substance. Its symbol is small s. Its symbol is a small s. A specific heat symbol of a specific heat capacity is a small s. That is a small s. A specific heat capacity of a substance is heat capacity per unit mass. Heat capacity divided by mass of a substance. Mass of the substance. Mass of that substance is equal to delta Q. Delta Q is the heat capacity is capital S, that is capital S upon small m is the mass of that substance. मास से डिवाइड कर देंगे, हीट कैपेसिटी मास से डिवाइड कर देंगे, तो यूनिट मास के सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सी या और 1 केल्विन से इंक्रीज करने के लिए अमाउंट ऑफ हीट जो होगा उसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहा जाएगा। नाउ हीट कैपेसिटी इज Q अपॉन डेल्टा T। डेल्टा Q अमाउंट ऑफ हीट है अपॉन डेल्टा T, और पहले m भी है नीचे में, तो m डेल्टा Q अपॉन m इंटू डेल्टा T। ये फॉर्मूला हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। देयरफॉर अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा Q इज इक्वल टू m इंटू s इंटू डेल्टा T। अमाउंट ऑफ हीट given to a substance for to increase its temperature through delta T is delta Q is equal to a small m, mass of the substance, multiplied by a specific heat capacity of the substance, and rise in temperature delta T. This is equation number 2, formula number 2, and this is the formula for a specific heat capacity. And from this formula we obtain the amount of heat required to increase the temperature of m kg mass of a substance through delta T is delta Q is equal to formula क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से m इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास ऑफ द सब्सटेंस मल्टीप्लाइड बाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाई इंक्रीज इन टेम्परेचर। इससे अमाउंट ऑफ हीट ऑब्टेन हो गया जो कि m kg मास के सब्सटेंस का जिसका हीट कैपेसिटी जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s है, स्मॉल s है, और उसका टेम्परेचर डेल्टा T से इंक्रीज कराना है, तो उसके लिए अमाउंट ऑफ हीट चाहिए डेल्टा Q इक्वल टू m इंटू एस इंटू डेल्टा T। और इस फार्मूला का प्रॉब्लम्स में थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होगा उसमें यूज होता है। इस पर फार्मूला प्रॉब्लम्स भी मैं अलग से भी सॉल्व करूँगा NCERT टेक्स्ट बुक का, एंड देन आफ्टर कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बुक से। Now SI unit of specific heat capacity, SI unit of a specific heat capacity
सिंबल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जैसा मैंने बतलाया स्मॉल एस एच, चूँकि फार्मूला इसका स्मॉल एस इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी है। तो डेल्टा क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट, तो हीट का यूनिट ऐसा यूनिट जूल होता है, तो जूल पर केजी पर केल्विन, जूल पर केजी मास का पर यूनिट मास है, तो मास का केजी, केजी ऊपर आकर के केजी -1 और अपॉन डेल्टा टी तो टेम्परेचर का केल्विन, तो पर केल्विन, जूल पर केजी पर केल्विन, जे केजी -1 के -1 जूल पर केजी पर केल्विन। दिस इज द SI यूनिट ऑफ specific heat capacity. And dimensional formula of, we can also write down dimensional formula of a specific heat capacity. A specific heat capacity, and it is heat, amount of heat, dimensional formula of heat is equal to dimensional formula of energy, and dimensional formula of energy is equal to dimensional formula of work. तो हीट का डायमेंशन फार्मूला वर्क के इक्वल हो जाएगा ml का पावर 2 T-2 और kg का कैपिटल M डायमेंशन सिंबल, kg मास का कैपिटल M और टेम्परेचर का केल्विन कैपिटल K। देयरफॉर डायमेंशन फार्मूला इज एम, चूँकि वर्क डन, चूँकि डायमेंशन फार्मूला ये एस जो है, चूँकि वर्क थी अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर राइज। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क डन इज ml टू द पावर 2 T-2 अपॉन मास, तो मास से मास कैंसिल हो जाएगा और टेम्परेचर केल्विन का थी टेम्परेचर का डायमेंशन सिंबल अंडर ब्रैकेट कैपिटल के। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ हो गया ml पावर 2 T-2, दिस इज वर्क डन। अमाउंट ऑफ हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो हीट का, एनर्जी का और वर्क का डायमेंशन फार्मूला ml का पावर 2 T-2 और पर यूनिट मास है, तो मास का कैपिटल M, पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर दैट इज कैपिटल K, M से M कैंसिल हो गया, दैट इज डायमेंशन फार्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल एस इज L टू द पावर 2 T-2 एंड यहाँ K है, K का पावर 1 डिनोमिनेटर में, ऊपर जाकर -1 हो जाएगा न्यूमिनेटर में, तो K-1। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी L टू द पावर 2 T-2 K-1। कैसे होगा तो उसको भी मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। नाउ इफ a specific heat capacity of a substance is expressed in terms of mole is the number of mole is the amount of substance। तो अगर किसी सब्सटेंस को उसमें उपस्थित परमाणुओं या अणुओं की संख्या नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स के रूप में एक्सप्रेस किया जाए, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उस सब्सटेंस को अगर मोल के रूप में एक्सप्रेस किया जाए तो उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज अमाउंट ऑफ ए हीट कैपेसिटी पर मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। हीट कैपेसिटी पर मोल, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस को नंबर ऑफ मोल्स के रूप में एक्सप्रेस करेंगे ऑफ ए सब्सटेंस और इसका सिंबल होता है कैपिटल C। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सिंबल कैपिटल C इक्वल टू हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। उस सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं तो नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करना होगा हीट कैपेसिटी में। हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस बाय मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स and heat capacity is capital S is delta Q upon ये S upon capital S upon number of moles mu या number of moles को small n से रिप्रेजेंट करें तो small n लिखना होगा mu की जगह। तो हीट का S is the heat capacity per unit mole, number of moles is mu
या n अगर नंबर ऑफ मोल्स को n अगर n से एक्सप्रेस किया जाए, n स्मॉल n सिम्बॉल से, तो s अपॉन n हो जाएगा। यहाँ s अपॉन म्यू नंबर ऑफ मोल्स को मैंने रिप्रेजेंट किया है म्यू सिम्बॉल से। एंड नाउ हीट कैपेसिटी एस इज हीट अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, और म्यू भी नीचे है, ये हो गया डेल्टा क्यू अपॉन हीट कैपेसिटी इज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी एंड मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई म्यू, म्यू नीचे में है तो 1 बाई म्यू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। दिस इज फार्मूला नंबर 3, दिस इज द फार्मूला फॉर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और इसे नंबर ऑफ मोल्स में एक्सप्रेस करेंगे तो एसआई यूनिट ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी, एसआई यूनिट ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी इज जूल पर केल्विन पर मोल। हीट का जूल हो गया, डेल्टा क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट, एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, तो जूल पर केल्विन पर मोल, नंबर ऑफ मोल से डिवाइड भी है तो पर मोल, जूल पर केजी, जूल पर केल्विन, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, केल्विन अपॉन है, डेल्टा टी अपॉन में है, डिवाइडेड बाई है तो केल्विन होगा, केल्विन का पावर 1 ऊपर जाके -1 और पर मोल मोल इनवर्स। तो ये एसआई यूनिट ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया। नाउ मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। अब सॉलिड्स के हीट कैपेसिटी को मोल में एक्सप्रेस किया जाए तो इसे मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड कहा जाता है। सॉलिड्स, किसी सॉलिड्स का अगर एग्जांपल हम लें, किसी सॉलिड का केस जिसमें कैपिटल एन एटम्स हों, तो एटम्स को ऑसिलेटर्स माना जा सकता है। सॉलिड में एटम्स को ऑसिलेटर्स माना जा सकता है जो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करते हैं। इसलिए एवरेज एनर्जी ऑफ एटम्स और ऑसिलेटर्स इन वन डायमेंशन फॉर ए सॉलिड इज 2 × 1/2 kT, where K और KB इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और ये आया कहाँ से? इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से। पार्टीशन ऑफ एनर्जी जो कि गैसेस के केस में डायनामिकल सिस्टम के लिए एक थ्योरम है जिसके अनुसार किसी डायनामिकल सिस्टम के लिए पर डिग्री फ्रीडम, किसी डायनामिकल सिस्टम के पर डिग्री फ्रीडम की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वह 1/2 kT होती है। तो इसे इक्विपार्टीशन, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहा जाता है। तो सॉलिड के केस में चूँकि ईच एटम्स सॉलिड का या ऑसिलेटर्स अपने मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करता है, मीन पोजीशन के दोनों तरफ, इसलिए यहाँ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर ऑसिलेटर फॉर ईच एटम इन वन डायमेंशन इज 2 × 1/2 kT। एवरेज काइनेटिक एनर्जी for an oscillator or atoms of a solid in one dimension equals to 2 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि ईच एटम अपने इक्विलिब्रियम
पोजीशन के अबाउट, अपने फिक्स पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करता है। देयरफॉर 2 और पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो एनर्जी होती है हाफ KT फ्रॉम द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का समविभाजन नियम के अनुसार। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ each molecule of a gas or a dynamical system is 1/2 kT. K, where K is Boltzmann constant and T is the temperature, absolute temperature. And for 3 degree of freedom, 3 degree of freedom के लिए टोटल एनर्जी जो हो जाएगा for 3 in 3 dimensions we have total energy of an oscillator in 3 dimensions total average energy of an oscillator, और an atom, क्योंकि सॉलिड को बहुत से ओसिलेटर से बना हुआ से कंपोज्ड माना जा सकता है, बहुत से ओसिलेटर्स और एटम से बना हुआ माना जा सकता है। तो टोटल एनर्जी ऑफ एन ओसिलेटर्स इन 3 डायमेंशन इज ओसिलेटर इक्वल्स टू, और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 डायमेंशन में ईच ओसिलेटर की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वह एवरेज एनर्जी KT होगी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल एनर्जी कहें तो KT होगी। एंड 3 डायमेंशन टोटल एनर्जी ऑफ द ओसिलेटर इज, अब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3K × T। अब 1 मोल सॉलिड का टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो उसमें बोल्ट्जमान ये एवोगैड्रो नंबर से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ टोटल एनर्जी ऑफ ए मोल, 1 मोल of an oscillator of a solid total energy is 3 KT multiplied by Na. Na is the Avogadro number, which is 6.023 into 10 to power 23 atoms or molecules, and K into N, A, K is equal to R by N होता है, R by Na, therefore Na कैंसिल हो जाएगा, तो K by केवल 3RT हो जाएगा उस सिचुएशन में, और K या K into Na is equal to कैपिटल R गैस कांस्टेंट इज इक्वल टू, इसे लिखा जा सकता है 3K multiplied by T, that is 3K into Na. Na is the Avogadro number, which is 6.023 into 10 to power 23 atoms or molecules, that is 3RT. तो ये टोटल एनर्जी हो गया, ए मोल ऑफ oscillators, an oscillator in a solid is 3RT. Therefore, a specific heat capacity of a solid is C is equal to delta Q upon delta T। फॉर्मूला है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, ये C द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सॉलिड, C is equal to delta Q upon delta T, and delta Q is delta Q from first law of dynamics, thermodynamics, delta Q is equal to delta U plus P into delta V। तो ये डेल्टा, ये जो टोटल एनर्जी है ये इंटरनल एनर्जी ही हो गया, ये टोटल एनर्जी इज द इंटरनल एनर्जी, ये आपका डेल्टा यू हो गया, इसे डेल्टा यू लिखा जा सकता है, इंटरनल एनर्जी हो गया फॉर ए मोल ऑफ एन ओसिलेटर ऑफ ए सॉलिड। ये टोटल एनर्जी हो गया 3 डायमेंशन में एक मोल ओसिलेटर का, एक मोल सॉलिड का कहें, एक मोल के सॉलिड का ये टोटल इंटरनल एनर्जी हो गया डेल्टा यू इक्वल टू 3RT। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस
डेल्टा डब्ल्यू एंड डेल्टा डब्ल्यू इज पी इंटू डेल्टा वी। लेकिन सॉलिड के केस में अगर सॉलिड के केस में चेंज इन वॉल्यूम जो होता है वह टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद उसके वॉल्यूम में यूनिट मास के सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर इंक्रीज करते हैं तो उसके वॉल्यूम में बहुत ही निग्लिजिबल चेंज होता है। इसलिए पी इंटू वर्क डन इजकल टू एट कॉन्स्टेंट प्रेशर वर्क डन इजकल टू पी इंटू डेल्टा वी इजकल टू 0, चेंज इन वॉल्यूम इजकल टू 0 इन केस ऑफ ए सॉलिड। सो वी कैन राइट डेल्टा क्यू इजकल टू डेल्टा यू ओनली बिकॉज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा क्यू इजकल टू डेल्टा यू प्लस पी डी वी, पी इंटू डेल्टा वी वर्क डन के इक्वल हो गया पी इंटू डेल्टा वी। तो अगर सॉलिड का टेम्परेचर हम कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं, तो अगर यूनिट मास के सॉलिड का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करते हैं तो उसके वॉल्यूम में चेंज, सॉलिड के वॉल्यूम में चेंज निग्लिजिबल होगा। इसलिए डेल्टा वी इजकल टू 0 फॉर ए सॉलिड, डेल्टा वी इजकल टू 0, सॉलिड डेल्टा वी इक्वल्स टू 0। देयरफॉर वी हैव ओनली डेल्टा क्यू इजकल टू, केवल इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज करेगा, जो हीट सप्लाई होगा सॉलिड को और केवल उसका इंटरनल एनर्जी ही बढ़ाएगा। तो ये टोटल एनर्जी हो गया ऑफ 1 मोल ऑफ ए सॉलिड इन 3 डायमेंशन इज डेल्टा यू इजकल टू 3 RT, दैट इज 1 मोल एक सॉलिड का, 1 मोल ऑफ ए सॉलिड का ये टोटल एनर्जी ऑफ ए मोल ऑफ ए सॉलिड इन 3 डायमेंशन इज 3 kT इंटू Na, 3 kT into Na, that is total energy of a mole of a solid consisting of n atoms in 3 dimension is 3 kT into Na. Na is the Avogadro number and K into Na is gas constant capital R. So delta Q by delta C, then therefore molar specific heat of a solid C is equal to delta Q upon delta T, and delta Q is equal to delta U, internal energy delta U upon delta T, and delta U is only here it is given 3 RT, it is 3 RT, average kinetic energy or internal energy for an oscillator of a solid in one dimension is 2 into 1 by 2 kT, that is kT, and total energy of an oscillator in 3 dimension is 3 kT. अब वो 1 मोल के सॉलिड का जो टोटल एनर्जी होगा दैट इज इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू इजकल टू 3 RT हो गया। तो डेल्टा यू इजकल टू 3 RT, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेल्टा यू इजकल टू 3 RT, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 RT बाई डेल्टा टी, अब यहाँ पर ये डेल्टा टी 3R इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। यहाँ इंटरनल एनर्जी हो गया, टोटल इंटरनल एनर्जी कैपिटल यू हो गया, सॉरी कैपिटल यू, हेयर डेल्टा बाई डेल्टा टी दैट इज डेल्टा अपॉन डेल्टा टी 3 RT, और 3R कांस्टेंट है, डेल्टा टी बाई डेल्टा टी ये आपका हो जाएगा डेल्टा 3R कांस्टेंट हो जाएगा, डेल्टा टी बाई डेल्टा टी, यू के जगह रखेंगे 3 RT, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ ए मोल ऑफ ए सॉलिड इज 3 RT, यू इजकल टू 3 RT। देयरफॉर स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सॉलिड C इजकल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, दैट इज डेल्टा क्यू इज यू, इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, डेल्टा क्यू इजकल टू डेल्टा यू, और यहाँ पर डेल्टा यू का वैल्यू 3 RT है, तो 3 डेल्टा इंटू 3 RT अपॉन डेल्टा टी, तो 3R तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इसलिए 3R इंटू डेल्टा टी, टेम्परेचर में चेंज होगा, R तो गैस कांस्टेंट है, अपॉन डेल्टा टी दैट इज 3R। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड हो गया 3R, ये इसका थ्योरेटिकल वैल्यू 3R हुआ, और एक्सपेरिमेंट से गुड एग्रीमेंट में होता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली स्पेसिफिक हीट सॉलिड्स का डिफरेंस सब्सटेंसेस का स्पेसिफिक हीट सॉलिड को हम सॉलिड का वैल्यू कैलकुलेट एक्सपेरिमेंटली किया जाए तो वह 3R जो वैल्यू है उससे एग्री करता है। R का वैल्यू, R गैस कांस्टेंट है, R इज गैस कांस्टेंट विच इज इक्वल टू, इसे इक्वेशन 3 हम दे दें, C इक्वल टू 3R। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सॉलिड हो गया, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सॉलिड C इक्वल टू 3R, R गैस कांस्टेंट है, इसका वैल्यू होता है 8.31 जूल पर केजी पर मोल गैस कांस्टेंट। ये जो वैल्यू है 3R यह थ्योरेटिकल वैल्यू है, इस फार्मूला से ऑब्टेन हुआ, और एक्सपेरिमेंट से भी जो डिफरेंट सब्सटेंसेस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू ऑब्टेन किया जाता है एक्सपेरिमेंट से, तो वह एग्री करता है इस 3R वैल्यू से। और लेकिन ये
वेरी लो टेम्परेचर पर ये एग्रीमेंट नहीं होगा, तब डिसएग्री करेगा। तो ये वैल्यू वेरी नॉर्मल टेम्परेचर पर तो ये वैल्यू एग्री करता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ये थ्योरेटिकल वैल्यू एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वैल्यू से, सब्सटेंसेस के एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वैल्यू से इन गुड एग्रीमेंट में होता है, मेल में होता है। लेकिन लो टेम्परेचर पर ये एग्रीमेंट C=3R ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से डेविएट करेगा, तब वो एग्रीमेंट में नहीं होगा। लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पर C=3R जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड का जो वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वैल्यूज डिफरेंट सब्सटेंसेस का है, उससे गुड एग्रीमेंट में होता है। लेकिन लो टेम्परेचर पर ये एग्रीमेंट नहीं पाया जाता है लो टेम्परेचर पर। लेकिन ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ये जो थ्योरेटिकल वैल्यू है स्पेसिफिक हीट मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वैल्यूज से वह गुड एग्रीमेंट में होता है। Now a specific heat capacity of water. From precise experiments, it was observed that a specific heat capacity of water slightly change with temperature. A plot of a specific heat capacity of water versus temperature by taking a specific heat capacity of water along y-axis expressed as calorie per gram per degree C. कैलोरी में CGS यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी। कैलोरी को हम डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले कैलोरी को डिफाइन किया गया था अर्लियर। 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर थ्रू 1 डिग्री C। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ कैलोरी। एक कैलोरी को डिफाइन किया जा सकता है हीट का वह अमाउंट जो 1 ग्राम वाटर के टेम्परेचर का 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री C से इंक्रीज कर दे, उस अमाउंट ऑफ हीट को 1 कैलोरी कहा जाता है। तो टेम्परेचर के साथ एक्सपेरिमेंट से यह देखा गया कि टेम्परेचर के चेंज होने के साथ स्पेसिफिक हीट वाटर के स्पेसिफिक हीट में भी चेंज होता है, स्लाइट चेंज होता है, थोड़ा चेंज होता है। तो अगर टेम्परेचर को और वह टेम्परेचर का जो चेंज है वह 0 से डिग्री C से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में एक्सपेरिमेंट द्वारा यह देखा गया कि टेम्परेचर चेंज होने के कारण, टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का चेंज होता है। जैसे कि अगर शुरू में 0 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वाटर का स्पेसिफिक हीट 1.008 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री C होता है। नियरली जिसे हम 1 कैलोरी एवरेज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड CGS वैल्यू CGS यूनिट में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू लिया जाता है। लेकिन यह वैल्यू 0.996 से लेकर 1.008 के बीच स्लाइट वेरिएशन है, चेंज है, स्लाइट चेंज है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर यह वैल्यू मैक्सिमम है 1.008 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर टेम्परेचर बढ़ने के साथ 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी घटता है, जैसा कि ग्राफ से भी क्लियर है, क्योंकि ग्राफ का जो कर्व है उसका स्लोप डाउनवर्ड है। और 40 पर सबसे मिनिमम हो गया। 1 कैलोरी 1.000 दैट इज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम पाया जाता है 40 डिग्री C टेम्परेचर पर घट करके 1.008 से, जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, उससे घट करके 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर बढ़ाने पर वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है, मतलब 0.996 से ज़्यादा थोड़ा, लेकिन 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड से कम। और फिर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद से, जैसा कि ग्राफ में हम देखा जा सकता है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बाद
टेम्परेचर वाटर का अगर बढ़ाया जाए तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ता है और फिर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वाटर का स्पेसिफिक फिर जितना इनिशियली था 0 डिग्री सी पर 1.008 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इससे क्लियर है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर स्लाइटली इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर बिटवीन रेंज 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेल्सियस। राइट डाउन दिस। और ये देखा गया प्रिसाइज एक्सपेरिमेंट से, फ्रॉम प्रिसाइज एक्सपेरिमेंट्स, फ्रॉम प्रिसाइज एक्सपेरिमेंट्स। it was observed that it is observed that a specific heat capacity of water, a specific heat capacity of water slightly change होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। स्लाइटली चेंज्ड, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज स्लाइटली चेंज्ड, थोड़ा ही परिवर्तन होता है उसमें 0.996 से लेकर के 1.008 के बीच में, मैक्सिमम वैल्यू 1.008 और यहाँ मिनिमम 0.1 से थोड़ा कम, मतलब 0.996 है तो 998 मिनिमम वैल्यू, नियरली 1 से थोड़ा कम ये मिनिमम वैल्यू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज फ्रॉम प्रिसाइज एक्सपेरिमेंट्स इट इज ऑब्जर्व दैट a specific heat capacity of water is slightly changed with increase in temperature, between range 0 डिग्री सी टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन किया गया 0 डिग्री सी से 100 डिग्री सी के बीच में, यह रिजल्ट पाया गया विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर between temperature range 0 डिग्री सी टू 100 डिग्री सी। और ये वैल्यू यहाँ जो प्लॉट में दिया है टेम्परेचर, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और टेम्परेचर का प्लॉट में, तो ये वैल्यू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कैलोरी में, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड सीजीएस यूनिट में। और सीजीएस यूनिट में 1 कैलोरी को डिफाइन किया गया। 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सी। amount of heat required to increase 1 ग्राम वाटर, चूँकि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम देख रहे हैं काफ़ी हाई वैल्यू होता है। वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी, और ऐसा यूनिट में 4200 नियरली 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। तो ये काफ़ी लार्ज वैल्यू है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। अदर मेटल्स भी है उसके भी मुकाबले ज़्यादा, सॉलिड्स के भी मुकाबले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिक्विड का थी वाटर का काफ़ी अधिक होता है। इसलिए वाटर देर से गर्म होता है और देर से ठंडा भी होता है। यही कारण है क्योंकि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अधिक होता है। The amount of heat required to increase 1 gram to increase temperature of amount of heat required to increase the temperature of 1 gram water through 1 डिग्री सी से through 1 डिग्री सी is called 1 calorie। और 1 कैलोरी 4.18 जूल, दैट इज 4.2 जूल के इक्विवेलेंट होता है ऐसा यूनिट में। 1 कैलोरी इजकल टू 4.2 जूल। अनदर डिफिनीसन 1 कैलोरी का दिया गया बाद में कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू फ्रॉम 14.5 डिग्री सी टू 15.5 डिग्री सी टेम्परेचर, दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री सी विच इज initial value of temperature
was taken as 14.5 डिग्री सी और फाइनल टेम्परेचर 15.5 डिग्री सी। दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री सी के टर्म में 1 कैलोरी को बाद में डिफाइन किया गया। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सी टेम्परेचर टू 15.5 डिग्री सी टेम्परेचर इज कॉल्ड 1 कैलोरी। हिंदी में भी इसे मैं बतलाता हूँ। कैलोरी 1 कैलोरी को डिफाइन किया गया। पहले तो 1 कैलोरी को डिफाइन किया गया 1 ग्राम जल का ताप टेम्परेचर 1 डिग्री सी से 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा का परिमाण 1 कैलोरी कहलाता है। और बाद में टेम्परेचर डिफरेंस तापक्रम अंतर के रूप में जो टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री सेंटीग्रेड का है, तो इसे बाद में डिफाइन किया गया 1 कैलोरी को कि 1 कैलोरी ऊष्मा का वह परिमाण है, ऊष्मा का वह क्वांटिटी है, अमाउंट ऑफ हीट है जो 1 ग्राम जल का टेम्परेचर शुरू में प्रारंभिक ताप 14.5 डिग्री सी से 15.5 डिग्री सी तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा का परिमाण 1 कैलोरी के बराबर होता है, 1 कैलोरी कहलाता है। ये बाद में टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस के रूप में 1 कैलोरी को डिफाइन किया गया। लेकिन कैलोरी चूँकि हीट का सीजीएस यूनिट है और हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी को ऐसा यूनिट में हम जूल के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, तो वर्क, हीट और एनर्जी तीनों एक दूसरे से रिलेटेड क्वांटिटी है, तो इसको ऐसा यूनिट में एक ही यूनिट जूल से एक्सप्रेस किया जाता है। तो अगर हीट को भी अगर जूल में एक्सप्रेस किया जाए तो उस सिचुएशन में हीट और वर्क के बीच में जो रिलेशन होता है जूल्स रिलेशन W इजकल टू JH, तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट एक जो कांस्टेंट है J, जो W/H का रेशियो होता है, J इजकल टू मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट W/Q, देयरफॉर Q इजकल टू W/J। तो ऐसा यूनिट में ये वैल्यू 1 हो जाता है। इन ऐसा यूनिट J इजकल टू 1, ऐसा यूनिट में J इजकल टू 1 तो Q इजकल टू W हो जाएगा। तब वहाँ पर सीजीएस यूनिट जो J का वैल्यू होता है 4.2 जूल पर कैलोरी या 4.2 इंटू 10⁷ अर्ग पर कैलोरी, तब उसकी ज़रूरत नहीं रह जाती है। J का वैल्यू 1 हो जाएगा सीजीएस ऐसा यूनिट में, तो सीधे अमाउंट ऑफ हीट जो होगा वर्क डन के इक्वल होगा। तो ऐसा यूनिट में J का वैल्यू 1 होता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का। तो अगर हम ऐसा यूनिट का यूज करें हीट के यूनिट को कैलोरी के बदले में हीट के यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए, तब J का वैल्यू वहाँ पर J यहाँ मीनिंगलेस हो जाता है ऐसा यूनिट में, और केवल सीजीएस यूनिट में J का वैल्यू यूज किया जाता है। J का वैल्यू जो 4.18 जूल पर कैलोरी या 4.18 इंटू 10⁷ अर्ग पर कैलोरी, जिसको नियरली 4.2 कैलोरी लिखा जाता है। तो 1 कैलोरी इजकल टू ये 4.2 जूल, मतलब J का जो वैल्यू है वह सीजीएस यूनिट में 4.2 इंटू 10⁷ अर्ग पर कैलोरी या 4.2 जूल पर कैलोरी, और सीजीएस यूनिट में ये ऐसा यूनिट में J का वैल्यू 1 हो जाएगा। इसलिए अगर हम हीट के यूनिट को ऐसा यूनिट का अगर यूज करते हैं जूल, ऐसा यूनिट के हीट का ऐसा यूनिट जूल के रूप में यूज किया जाए, तो फिर मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट वहाँ मीनिंगलेस हो जाता है, क्योंकि ऐसा यूनिट में J का वैल्यू 1 मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का। और मैकेनिकल इक्विवेलेंट क्या है ऑफ हीट क्या है, वर्क, और ये एक्चुअली J वर्क और हीट का रेशियो है। तो इसलिए यूजुअली अब हीट का ऐसा यूनिट ही जूल यूज किया जाता है। Now a specific heat capacity of gases. A specific heat capacity of gases. We know that a specific heat capacity of a substance is defined as either a specific heat capacity of a substance defined as either by the symbol S or symbol C, molar specific heat capacity. This is defined as amount of heat delta Q upon delta M into delta T, or delta Q upon number of moles mu into delta C, molar specific heat capacity.
एम इज रिप्लेस्ड बाई इन दैट केस म्यू। मोलर स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करेंगे सब्सटेंस का, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन म्यू इंटू डेल्टा टी। तो ये यूजुअली ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी सब्सटेंस का है, किसी भी सब्सटेंस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, दैट इज हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री C और 1 केल्विन is called a specific heat capacity. Amount of heat required to increase 1 kg mass of a substance through 1 degree C or 1 Kelvin is called a specific heat capacity of a substance. किसी सब्सटेंस का, किसी पदार्थ का के 1 kg द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री C या 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस पदार्थ की विशिष्ट उष्माधारिता कहा जाता है। बट दिस डेफिनेशन इज सुटेबल फॉर सॉलिड और लिक्विड्स ओनली। In case of gases, in case of gases, we have in case of gases there is large change in volume of a gas if temperature of a gas is increased through 1 degree C. Therefore, in case of gases, we can define two specific heat. First of all, at constant pressure and then at constant volume. Because in case of gas, in case of gases, there is large change in volume. If unit mass या 1 mole of a gas, temperature of 1 mole of a gas is changed through 1 degree C. Even a small change in temperature brought a large change in volume of a gas. But in case of solids and liquids, this change in volume due to unit increase in temperature of either solid or a liquid is negligible. सॉलिड या लिक्विड के केस में, ठोस या द्रवों के केस में, जब सब्सटेंस ठोस या द्रव है तो उस स्थिति में, उस केस में 1 kg सॉलिड या 1 kg लिक्विड का टेम्परेचर 1 डिग्री C या 1 केल्विन से अगर इंक्रीज कराया जाए तो उस सॉलिड या लिक्विड के वॉल्यूम में बहुत मार्जिनल चेंज होता है, निग्लिजिबल चेंज होता है, न के बराबर। इसलिए वॉल्यूम चेंज सॉलिड और लिक्विड का स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर के लिए वह 0 होता है। लेकिन गैस में ऐसी बात नहीं है। गैस में अगर 1 kg का गैस है या 1 मोल गैस है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन से भी राइज करते हैं तो गैस के वॉल्यूम में काफ़ी लार्ज चेंज ज़्यादा चेंज आ जाएगा, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अतः गैसों की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी वह एक बार प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पर और दूसरी बार कांस्टेंट वॉल्यूम पर डिफाइन किया जाएगा। सो देयर आर टू स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। There are two specific heat of gases. There are two specific heat of gases. गैसों की दो विशिष्ट ऊष्माएँ होती हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज। देयर आर टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्पेसिफिक हीट भी लिखा जाता है ऑफ गैसेस। फर्स्ट, एट कांस्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसे CP कहेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको CP स्मॉल c सफिक्स में P सिंबल से डिनोट करते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर और इसे CP का है, CP स्मॉल c सफिक्स में P सिंबल हो गया। और यह है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए गैस थ्रू 1 डिग्री C और 1 केल्विन इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। 1 kg गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री C या 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, उसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ उस गैस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नियत दाब पर कहा जाता है। नियत दाब पर गैस की विशिष्ट उष्माधारिता, इसे हिंदी में कहा जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर 1 kg गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री C या 1 केल्विन से इंक्रीज करने के लिए अमाउंट ऑफ हीट, जितनी हीट की ज़रूरत होती है, उस हीट को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नियत दाब पर गैस की विशिष्ट उष्माधारिता स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कहा जाता है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg गैस थ्रू 1 डिग्री C और 1 केल्विन
एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और इसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं फॉर्मूला के रूप में Cp इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट है अपॉन मास 1 kg मास और पर डिग्री सी टेम्परेचर डेल्टा टी यूनिट। m इक्वल टू 1 kg, डेल्टा टी इक्वल टू 1 डिग्री सी, देन Cp इक्वल टू Q at constant pressure. When Cp specific heat capacity of a gas at constant pressure, Cp is equal to Q, m is equal to 1 kg, delta T is equal to 1 डिग्री C, 1 केल्विन से बढ़ाना होगा। इसलिए अमाउंट ऑफ हीट में पर केजी मास मतलब 1 kg मास का टेम्परेचर और पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर भी 1 डिग्री C 1 केल्विन से इसे इंक्रीज करना है। और इसका भी ऐसा यूनिट वही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जूल पर केजी मास का केजी और टेम्परेचर का केल्विन। And second is specific heat capacity of a gas at constant volume. A specific heat capacity of a gas at constant volume, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, कांस्टेंट वॉल्यूम को गैस के वॉल्यूम को कांस्टेंट रख करके अगर 1 kg गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सी या ये केल्विन से बढ़ाया जाए, बढ़ाने में जितनी हीट की ज़रूरत होगी उस हीट के मैग्नीट्यूड को, क्वांटिटी को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहेंगे। नियत आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्माधारिता, जब 1 kg गैस का ताप 1 डिग्री सी या 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा का नियत आयतन पर, गैस के नियत आयतन को रख करके, मतलब गैस के नियत आयतन पर 1 kg द्रव्यमान के गैस का ताप 1 डिग्री सी या 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा का परिमाण नियत आयतन पर उस गैस की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस दैट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहलाता है, जिसे CV सिंबल से डिनोट किया जाता है। इसे डिफाइन कर सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 kg इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए गैस 1 kg या 1 ग्राम के गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सी या 1 केल्विन से इंक्रीज करने के लिए अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बाय कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट ऑफ द गैस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगेन आई एम रिपीटिंग, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर थ्रू 1 डिग्री सी और 1 केल्विन इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस एट constant volume. A specific heat capacity of a gas at constant volume, और इसे डिनोट किया जाएगा CV सिंबल से। और इसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं CV इक्वल टू ये अमाउंट ऑफ हीट Q अपॉन, यहाँ भी वही मास पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अंतर यही है कि इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रखा जाएगा। अब चूँकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए गैस या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस और डज नॉट डिपेंड ऑन द मास, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मास पर डिपेंड नहीं करता है, एक कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सब्सटेंस का। इसलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को एट कांस्टेंट प्रेशर को Cp को हम डिनोट कर सकते हैं Cp इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। चूँकि मास कांस्टेंट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए, किसी भी सब्सटेंस का मास अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो डेल्टा Q बाई डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पर नीचे में ब्रैकेट दे करके नीचे में सिंबल P दे देंगे, इसका मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर हो गया। और इसी ढंग से स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम को CV से डिनोट कर सकते हैं, CV से डिनोट किया जाता है जैसा कि अभी हमने बतलाया। और ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, तो इसे लिखा जा सकता है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। चूँकि अमाउंट ऑफ मास पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सब्सटेंस का वो अमाउंट पर, सब्सटेंस के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है, किसी भी सब्सटेंस का, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। स्पेसिफिक हीट एक कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, कांस्टेंट प्रॉपर्टी है सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो CV को डिनोट किया जा सकता है डेल्टा Q बाई डेल्टा T एट कांस्टेंट, नीचे में यहाँ भी दे देंगे ब्रैकेट दे करके, ब्रैकेट के नीचे में
राइट साइड में कैपिटल भी दे देंगे, इसका मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और यहाँ कैपिटल पी दिया गया है तो कांस्टेंट प्रेशर। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का दो वैल्यू होने का कारण जैसा कि मैंने बतलाया कि यूनिट मास के सब्सटेंस का टेम्परेचर, गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज करने पर उसके गैस के प्रेशर और वॉल्यूम में गैस के वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ जाता है इसके कारण। और ऐसे भी हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू 0 से इन्फानाइट तक हो सकता है। एक और इसे मैंने एक ढंग से और भी देखा जा सकता है कि अगर किसी गैस को अगर हम कंप्रेस कराते हैं, किसी सिलेंडर में गैस को रख करके उसमें पिस्टन लगा है, कंप्रेस कराते हैं, तो गैस को कंप्रेस कराने पर उसका टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ेगा, बाहर से हीट देने की ज़रूरत नहीं है। गैस को जब कंप्रेस करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो उस सिचुएशन में हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को सी को डिफाइन करते हैं, ये सी इक्वल टू डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट अपॉन मास पर यूनिट राइजिंग टेम्परेचर। तो चूँकि गैस को अगर कंप्रेस किया जाए तो उसके टेम्परेचर में, गैस के टेम्परेचर में टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो बाहर से कोई हीट तो उसमें हीट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब डेल्टा क्यू 0 हो जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट इज 0, देयरफॉर 0 m इंटू डेल्टा टी दैट इज 0। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गैस का उस सिचुएशन में 0 हो जाएगा। कब? जब किसी गैस को जब कंप्रेस किया जाता है, कंप्रेस किया जाए तो गैस को कंप्रेस करने से ही उसका टेम्परेचर में इंक्रीज करेगा, बाहर से कोई हीट की ज़रूरत नहीं है। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू 0 हमने पुट किया, तो 0 अपॉन m इंटू डेल्टा टी इक्वल टू 0। और अगर उसी गैस को अगर अब एक्सपेंड किया जाए तो एक्सपेंड अगर करने पर तो उसका टेम्परेचर घटेगा, लेकिन बाहर से हीट दे करके हम बाहर से हीट सप्लाई करें जिससे कि उसका टेम्परेचर घटे नहीं, मतलब टेम्परेचर जितना पहले था इंक्रीज था उतना ही रहे। मैंने अब गैस को चूँकि अब एक्सपेंड कराएंगे तो कहने का मतलब है पहले तो कंप्रेस किए तो टेम्परेचर बिना बाहर से हीट की ज़रूरत नहीं थी, उसका टेम्परेचर बढ़ा, तो Q इक्वल टू 0 पुट कर दिए, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गैस का एक वैल्यू 0 हो जाएगा उस सिचुएशन में। अब उसी गैस को अगर एक्सपेंड कराया जाए तो उस सिचुएशन में अब उसका फिर टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर अब जितना पहले था एक्सपेंड कराने उतना होगा, मतलब टेम्परेचर घटेगा। अब बाहर से हीट दे करके बाहर से हीट दिया जाए ताकि उसका टेम्परेचर चेंज ना करे, मतलब डेल्टा टी इक्वल टू 0 उस सिचुएशन में। तो इफ़ ए गैस इज एक्सपेंडेड, इफ़ ए गैस एक्सपेंड्स, तो उस सिचुएशन में ये हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गैस का 0 हो गया, चूँकि बाहर से गैस का एक्सपेंड करने पर, एक्सपेंशन होने पर गैस को चूँकि गैस को कंप्रेस किया गया है। तो इफ़ ए गैस इज कंप्रेस्ड, इफ़ ए गैस इज कंप्रेस्ड, इफ़ ए गैस इज कंप्रेस्ड, इफ़ ए गैस इज कंप्रेस्ड तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल टू गैस कंप्रेस्ड होगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो बाहर से बिना हीट दिए हुए टेम्परेचर बढ़ेगा, तो अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा क्यू इक्वल टू 0। तो उस सिचुएशन में गैस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0 हो जाएगी। और फिर से इफ़ ए गैस इज इफ दैट गैस इज सेम गैस, इफ सेम गैस इज एक्सपेंडेड, कंप्रेस्ड था यहाँ एक्सपेंड किया गया, उसका रिवर्स एक्सपेंडेड गैस एक्सपेंड करेगा तो उसका टेम्परेचर पहले जैसा, मतलब यहाँ टेम्परेचर बढ़ा था टेम्परेचर घटेगा, लेकिन बाहर से उसको टेम्परेचर दे करके बाहर से हीट दे करके उसके टेम्परेचर में कोई चेंज न किया जाए, उतना ही टेम्परेचर रहे जितना कि पहले था उसका जब कंप्रेस हुआ था। तो उस सिचुएशन में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस हो जाएगा C इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन m मास। अब तो बाहर से हीट देना है जिससे कि टेम्परेचर उतना ही रहे जितना कि टेम्परेचर में, अब टेम्परेचर में अब कमी ना आए। पहले तो कंप्रेस किए थे तो टेम्परेचर बढ़ा था, इंक्रीज किया था, अब उतना ही टेम्परेचर रखने के लिए बाहर से हीट देना होगा उसको, क्योंकि अब गैस जो है उल्टा रिवर्स प्रोसेस हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। इफ गैस इज एक्सपेंडेड देन C इक्वल टू डेल्टा क्यू m, लेकिन बाहर से उसको हीट दे करके उतना ही टेम्परेचर रखा जाए तो चेंज इन टेम्परेचर 0 हो जाएगा उस सिचुएशन में, दैट इज अब यहाँ डेल्टा क्यू अपॉन 0 दैट इज इन्फिनिटी। अब यहाँ गैस का स्पेसिफिक हीट इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसलिए गैस का स्पेसिफिक हीट 0 से लेकर इन्फानाइट तक यहाँ चेंज हो रहा है, 0 और इन्फिनिटी। तो दो सिचुएशन हो गया, दो वैल्यूज हो गया यहाँ पर गैस का हीट कैपेसिटी का 2 वैल्यूज हो गया दोनों इस सिचुएशन में, जब गैस को कंप्रेस किया गया और फिर उसी गैस को एक्सपेंड किया गया तब। तो इसलिए गैस की 2 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी, एक बार कांस्टेंट प्रेशर पर रख करके
और ये दोनों सी सिचुएशन है, एक बार गैस कंप्रेस किए कांस्टेंट प्रेशर, एक बार गैस को कंप्रेस किए और एक बार गैस को एक्सपेंड किए। तो एक बार एक्सपेंड किए तो गैस एक्सपेंड होने पर गैस का वॉल्यूम चेंज होगा, और गैस को कंप्रेस करने पर गैस को कंप्रेस किया गया प्रेशर दे करके। तो एक बार प्रेशर को कांस्टेंट रख करके, दूसरे बार वॉल्यूम को कांस्टेंट रख करके हम गैस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं। इसलिए, और यहाँ से भी क्लियर है, क्योंकि दो वैल्यूज हो गया स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस का, 0 से इन्फिनिटी के बीच में। तो इसलिए, और ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है एक बार कांस्टेंट प्रेशर को कांस्टेंट प्रेशर पर, और दूसरा हो गया कॉरस्पॉन्डिंग टू कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इस प्रकार गैस की दो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, एक कांस्टेंट प्रेशर पर Cp और दूसरा कांस्टेंट वॉल्यूम पर Cv। अब इसी को हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। और मोलर स्पेसिफिक हीट में हम एक कांस्टेंट प्रेशर पर मोलर स्पेस नंबर 1 हो जाएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, और इसे डिनोट करेंगे हम सिंबल कैपिटल सी। यहाँ Cp और Cv, स्मॉल cv था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, और यहाँ पर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, तो इसको कैपिटल Cp से डिनोट करेंगे। और ये हो जाएगा मोलिकुलर जो वेट है गैस का, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, m इंटू Cp। m इज द मोलिकुलर मास या मोलिकुलर वेट ऑफ द गैस, मोलिकुलर मास और मोलिकुलर वेट ऑफ द गैस कैपिटल M। तो मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर है 1 मोल, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। 1 मोल गैस का नियत आयतन पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री सी या 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा। और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए गैस का एट कांस्टेंट प्रेशर का सिंबल कैपिटल Cp है, जिसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं मोलिकुलर मास ऑफ द गैस कैपिटल M से मल्टीप्लाई कर देंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर Cp से। स्मॉल c सफिक्स में p, स्मॉल Cp से डिनोट किया जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर पर, और मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी ऑफ ए गैस को कैपिटल Cp सिंबल से और कैपिटल M से मल्टीप्लाई करना होगा, वेयर m इज द मोलिकुलर मास और मोलिकुलर वेट ऑफ द गैस, एंड सेकेंड इज मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसका सिंबल होगा कैपिटल Cv, और इसको डिफाइन कर सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम थ्रू 1 डिग्री सी और 1 केल्विन। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस थ्रू 1 डिग्री सी और 1 केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कीपिंग द वॉल्यूम ऑफ द गैस कांस्टेंट। मतलब नियत आयतन पर 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सी या 1 केल्विन से इंक्रीज करने के लिए जितने हीट की ज़रूरत होगी उतने हीट को हम मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मैंने उस गैस का मोलर विशिष्ट उष्मा धारिता कहा जाता है। जब 1 मोल गैस का kg की जगह मोल कर देंगे, 1 मोल गैस का ताप 1 डिग्री सी या 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए जितनी उष्मा की ज़रूरत होगी उतने उष्मा के परिमाण को हम उस गैस की मोलर विशिष्ट उष्मा धारिता कहेंगे। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम डिनोट करेंगे कैपिटल Cv से, और कैपिटल Cv हो जाएगा कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाई C स्मॉल cv मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, जिसको मैंने पहले
अभी डिफाइन किया है, और एम इज द मोलिकुलर वेट और मोलिकुलर मास ऑफ द गैस। कैपिटल एम गैस का आणविक द्रव्यमान या आणविक आणविक द्रव्यमान या आणविक भार है, मोलिकुलर वेट कहेंगे या मोलिकुलर मास कहेंगे, कैपिटल एम। तो सी बी हो गया, कैपिटल सी बी इजकल टू कैपिटल एम इंटू स्मॉल सी बी। स्मॉल सी बी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड कैपिटल सी बी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Now in last, difference between two molar specific heat capacities of gases, that is Mayer's formula, which is Cp minus Cv is equal to R. Cp minus Cv is equal to R. This is a very important formula in thermodynamics, which is called molar specific heat, the Mayer's formula, and it gives difference between two molar specific heat capacities of gases. Cp minus Cv is equal to R, where capital R is gas constant. Cp, you know, molar specific heat capacity of a gas at constant pressure, and Cv, molar specific heat capacity of a gas at constant volume. Capital Cp, that is molar specific heat capacity, जैसा अभी मैंने बतलाया, molar heat capacity of a gas at constant pressure को कैपिटल Cp सिंबल से डिनोट किया जाता है, जबकि मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम को कैपिटल Cv सिंबल से डिनोट किया जाता है। एंड आर गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन इसका वैल्यू होता है। अब इसे डिराइव करने के लिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज करते हैं, यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज, अब यहाँ पर 1 मोल ऑफ गैस सपोज करते हैं, 1 मोल ऑफ ए गैस, for 1 mole of a gas, first law of thermodynamics, first law of thermodynamics is delta Q equals to delta Q amount of heat given to the gas, 1 mole of a gas is equal to some part of it is used to increase, some part of it is used to increase the इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस का इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में कुछ हीट वर्क करेगा, एंड सेकेंड, एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द हीट इज यूज्ड बाय द गैस टू एक्सपेंड इट एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज वर्क डन बाय द सिस्टम बाय द गैस, डेल्टा W विच इज P एट कांस्टेंट प्रेशर, इंक्रीज इन वॉल्यूम डेल्टा V हो तो P इंटू डेल्टा V, डेल्टा W की जगह P इंटू डेल्टा V लिखा जा सकता है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हुआ। अब नाउ हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर को हम डिफाइन किए थे, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर Cp एट कांस्टेंट प्रेशर, Cp इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। इसे इक्वेशन 1 मान लिया जाए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मैथमेटिकल फॉर्म को, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा V। तो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर, P यहाँ सफिक्स में ब्रैकेट दे करके सफिक्स में नीचे में प्रेशर दे देंगे, इसका मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर है, एंड डेल्टा Q का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, डेल्टा U इक्वेशन 1 से, दैट इज डेल्टा U प्लस P डेल्टा V अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इसे सेपरेट करके लिख सकते हैं, डेल्टा U बाई डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा U अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस P डेल्टा V अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम Cv को डिफाइन करते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv। नाउ Cv इक्वल टू कांस्टेंट वॉल्यूम पर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब वॉल्यूम को ही कांस्टेंट कर लिया गया है, यहाँ डेल्टा Q बाई डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम ब्रैकेट दे करके, जैसा राइट साइड में नीचे
कैपिटल V लिखने का मतलब है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से जब वॉल्यूम ही कांस्टेंट रख दिया गया तो उस सिचुएशन में गैस के वॉल्यूम में जो इंक्रीज होगा डेल्टा V वह जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से इसको हम इसे लिखा जा सकता है केवल डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा Q के बदले में केवल डेल्टा U ही होगा। मतलब यहाँ से बाहर से जो हीट गैस को दिया जाएगा वह केवल गैस का इंटरनल एनर्जी को ही बढ़ाएगा। गैस का चूँकि वॉल्यूम कांस्टेंट है इसलिए गैस के वॉल्यूम में इंक्रीज डेल्टा V जीरो होगा। तो केवल डेल्टा Q इक्वल टू हम डेल्टा Q यहाँ डेल्टा U यहाँ रिप्लेस करेंगे इक्वेशन यूजिंग 1 विदाउट डेल्टा V इक्वल टू जीरो। तो केवल हो गया डेल्टा एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा V इक्वल टू जीरो। तो केवल डेल्टा Q इज रिप्लेस बाई डेल्टा U अपॉन डेल्टा T और एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और वॉल्यूम यहाँ पर हम हटा सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है यहाँ पर भी डेल्टा U बाई डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर में केवल हम डेल्टा U बाई डेल्टा T ही लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा जा सकता है, P को हटाया जा सकता है इसलिए कि गैस का जो इंटरनल एनर्जी है वह केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, प्रेशर या वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता है। तो उसी ढंग से यहाँ सफिक्स में डेल्टा U बाई डेल्टा T और डेल्टा V तो जीरो हो जाएगा। तो इसलिए इक्वेशन 1 में इसको डेल्टा V जीरो, तो केवल डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U मतलब जो हीट दिया जाएगा वो केवल गैस का इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में ही यूटिलाइज होगा। चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, चूँकि हमने गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है। तो इक्वेशन 1 से डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U डेल्टा V तो जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर हम हटा सकते हैं V को, क्योंकि इंटरनल एनर्जी ये गैस का इंटरनल एनर्जी केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम पर नहीं। इसलिए सफिक्स में यहाँ जो ब्रैकेट अंदर एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी दिया हुआ है उसको हटाया जा सकता है। उसी ढंग से इस इक्वेशन 2 में भी हटाया जा सकता है, P को भी हटाया जा सकता है फर्स्ट टर्म में। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम का सवाल ही नहीं है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा V इक्वल टू जीरो। जब गैस का आयतन नियत है तो गैस के आयतन में परिवर्तन डेल्टा V जीरो होगा। तो इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के सेकेंड टर्म को डेल्टा V को जीरो पुट करने पर डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U इस इक्वेशन में आया। अब हम जानते हैं ये आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस, आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इक्वल टू RT। देयरफॉर अगर वॉल्यूम में चेंज भी कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम में चेंज डेल्टा V हो जाए तो P इंटू डेल्टा V, और यहाँ R टेम्परेचर भी T से चेंज होकर के डेल्टा T से बढ़ जाए तो R मतलब यहाँ पर हो जाएगा V प्लस डेल्टा V, और यहाँ R तो कांस्टेंट है T प्लस डेल्टा T, दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ PV है और यहाँ PV प्लस डेल्टा V, तो PV प्लस डेल्टा V माइनस PV दैट इज PV कैंसिल, तो P डेल्टा V इक्वल टू R। यहाँ भी R T की जगह T प्लस डेल्टा T होगा। अब फिर RT प्लस डेल्टा T में RT को माइनस करेंगे तो फिर R इंटू डेल्टा T। देयरफॉर नाउ वी हैव P इंटू डेल्टा V बाई डेल्टा T, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, P डेल्टा V इक्वल टू R कैपिटल R। तो ये मालूम हो गया P डेल्टा V बाई डेल्टा T, P डेल्टा V बाई डेल्टा T इक्वल टू कैपिटल R। इक्वेशन 2 में लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 के सेकेंड टर्म में इसको हम लिख सकते हैं। उसके बाद अब CP माइनस CV को दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। दिस इज इक्वेशन 4। अब 4 को यूज कर सकते हैं हम 2 में, तो 4 को अगर 2 में हम यूज करें तो उस सिचुएशन में हमें 4 को 2 में यूज करने पर हमें मालूम CP इक्वल टू हम लिख सकते हैं यूजिंग 4 इन 2 वी गेट CP इक्वल्स टू डेल्टा U बाई डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर। तो प्रेशर को यहाँ पर हटाया जा सकता है, जो यहाँ स्मॉल P है क्योंकि इंटरनल एनर्जी वह टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ सबस्क्रिप्ट में P है तो इसको हटाया जा सकता है, तो केवल डेल्टा U बाई डेल्टा T। इक्वेशन 2 बिकम्स डेल्टा U अपॉन डेल्टा T प्लस सेकेंड टर्म P डेल्टा V बाई डेल्टा T को इक्वेशन 4 का हेल्प से हम कैपिटल R लिख सकते हैं इक्वल टू कैपिटल R। इक्वेशन 2 बिकम्स CP इक्वल टू यूजिंग 4 इन इक्वेशन 2 वी गेट CP इक्वल टू डेल्टा U बाई डेल्टा T। P हमने हटा दिया है इसलिए कि इंटरनल एनर्जी गैस का केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पर जो प्रेशर दिया हुआ है सबस्क्रिप्ट में उसको हटा दिए, उसको वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि यहाँ पर डेल्टा U बाई डेल्टा T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम को में भी V को हटा दिया गया था, केवल डेल्टा U बाई डेल्टा T। तो नाउ CP माइनस CP हमें तो मेयर रिलेशन मालूम करना है। दिस इज इक्वेशन नंबर 5 जो कि इक्वेशन 2 से ही ऑब्टेन हुआ, इक्वेशन 2 से ऑब्टेन हुआ 4 के हेल्प से। तो इक्वेशन 5 लिखें या इक्वेशन
2 से ही है तो इक्वेशन 2a लिखा जा सकता है, इक्वेशन 2a। अब इक्वेशन 2a में से इक्वेशन CV इसका इक्वेशन है 3, उसको घटा लेंगे, 2a माइनस 3, देयरफॉर CP माइनस CV, CP माइनस CV, देयरफॉर CP माइनस CV। अब CP है डेल्टा U अपॉन डेल्टा T प्लस R, और CV है यहाँ डेल्टा U बाई डेल्टा T माइनस डेल्टा U बाई डेल्टा T, डेल्टा U बाई डेल्टा T। तो अब इक्वेशन 2 को हम हटाते हैं यहाँ से, बोर्ड से मिटाते हैं, देयरफॉर CP माइनस CV। अब हमें इक्वेशन 2 से 2a ऑब्टेन हुआ, इक्वेशन 4 से P डेल्टा V बाई डेल्टा T की जगह सेकेंड टर्म में कैपिटल R लिख दिया। अब 2a में से 3 को माइनस कर लेंगे, CP माइनस CV। नाउ CP माइनस CV इक्वल्स टू डेल्टा CP डेल्टा U बाई डेल्टा T प्लस R माइनस CV डेल्टा U बाई डेल्टा T, डेल्टा U अपॉन डेल्टा T। ये प्लस माइनस, प्लस डेल्टा U बाई डेल्टा T माइनस डेल्टा U बाई डेल्टा T कैंसिल हो गया। देयरफॉर वी विल लेफ्ट विथ therefore CP minus CV, difference in two molar specific heat capacities, difference in two specific heat molar specific heat capacity of gases, CP minus CV is equal to R, and this is called Mayer's formula। यही है डिफरेंस बिटवीन टू मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ gases, CP minus CV। CP is the molar specific heat capacity of a gas at constant pressure, and CV is the molar heat capacity of a gas at constant volume। This is difference between CP minus CV is equal to gas constant R. R is called gas constant, and this formula is called Mayer's formula। It is called Mayer's formula। This formula is called CP minus CV is a Mayer's formula, and R is gas constant। It is Mayer's formula। Mayer's MAYER'(S) Mayer's formula, जो कि थर्मोडायनामिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। CP माइनस CV इक्वल टू कैपिटल R, ये डिराइव हो गया, ये यही हमको रिलेशन डिराइव करना था, जिसे हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के यूज से का हेल्प से, और फिर CP और CV के का जो फार्मूला है डिफिनीशन से, उसके हेल्प से हमने डिराइव किया, इसको ऑब्टेन किया। तो इसी के साथ ये पार्ट समाप्त होता है, पार्ट 3 थर्मोडायनामिक्स का, जो कि एक लंबा पार्ट था, क्योंकि अनेक टॉपिक्स, इसमें कई टॉपिक्स थे, इसीलिए थैंक यू वेरी मच।